चलो आगे बढ़ते हैं अपनों ने न्यूटन का ये सार्वत्रिक नियम पढ़ लिया था गुरुत्वाकर्षण का, है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ लिया था और जी की वैल्यू अपनों ने देख ली थी। जी क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। मात्रक आपको पता होगा। अब अपनों ने सदिश पढ़ा है ना, तो गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप निकालना है। ठीक है, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और अपने को निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। कैसे निकालते हैं सदिश रूप? अपनों ने सीखा था ना। अरे सीखा था, एकांक सदिश के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था एकांक सदिश के यूजेस में बताया था। चलो देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम में अपनों ने पढ़ा था कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज किया था तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन क्या आ गया था? r², यही आया था। तो यहाँ से F बराबर समानुपाती हटा था तो एक नीतांक आया था g m1 m2 अपन r²। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल का, है ना। और ये बल सदैव किसका होता है? आकर्षण प्रकृति का, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। हमेशा आकर्षित करता है। तो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। अगर इसकी जगह चुंबक होते, है ना, या आवेश होते, तो चुंबक और आवेश में जो बल लगता है वो आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी पिंड है, वो एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है हमेशा। हमेशा ये बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। इसलिए कभी कभी यहाँ पर आपको माइनस देखने को भी मिलेगा। F बराबर ऐसे माइनस जी m1 m2 अपॉन r²। इस माइनस का मतलब क्या है कि ये बल कौन सी प्रकृति का है? हमेशा आकर्षण प्रकृति का, हमेशा अपनी ओर लगता है, अपनी ओर खींचता है। कोई भी द्रव्यमान है वो दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ रहा है? हमेशा किस प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का। अब देखते हैं इसका सदिश रूप। तो सदिश रूप कैसे निकालते हैं? सदिश रूप देखना, F बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन r²। आपको पता है द्रव्यमान अदिश राशि होती है। अरे होती है। ये जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक है, ये, है ना। यहाँ पर सदिश की बात ही नहीं आती। तो ये जो r है ना, ये यहाँ पर सदिश है और बल क्या है? सदिश है। ठीक है, तो r का एकांक सदिश का अगर मैं गुणा कर दूं तो ये मेरे पास सदिश रूप आ जाएगा। और यही करते हैं। तो इसका सदिश रूप निकालने के लिए क्या करेंगे? F सदिश बराबर जी m1 m2 अपॉन r² और किसका गुणा कर दूंगा? r के एकांक सदिश का। और यही करेंगे। और एकांक सदिश आपको पता है, एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण। अरे पढ़ा था अपनों ने, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ऐसा हो जाएगा तो एकांक सदिश की जगह सदिश बटे सदिश का परिमाण पुट कर दूंगा। ठीक है, देखना है यहाँ पर। तो F बराबर कितना आ जाएगा? F सदिश बराबर जी m1 m2 अपॉन r² इंटू r सदिश बटे r सदिश का परिमाण। अगर इसको मैं सही से लिखता हूं तो F सदिश बराबर आ जाएगा जी m1 m2 r सदिश बटे r³। ये आ गया इसका क्या? सदिश रूप। ये गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप है। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा? अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण नियम पूछ ले और उसका सदिश रूप निकालने की कहे तो निकाल लोगे? अरे हो जाएगा। चलो, तो ये एक फॉर्मूला है अपने पास गुरुत्वीय बल का या गुरुत्वाकर्षण बल का, है ना। कोई भी एक द्रव्यमान है दूसरे द्रव्यमान को क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। और कितना आकर्षित करेगा उसका गणितीय रूप ये अपने पास रह गया है। इसमें अपन g की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और r की वैल्यू रख के बल का परिमाण निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं ना। चलो अब देखते हैं एक से ज्यादा पिंड हो तो क्या करेंगे। देखना, अभी अपनों ने देखा था कि जैसे ये कोई द्रव्यमान है m1, ये कोई द्रव्यमान है m2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r, है ना। तो इनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन r²। इतना ही लगता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक पिंड, दो पिंड या इनसे ज्यादा पिंड आ जाए, है ना, जैसे कैसे? देखना, ये द्रव्यमान माना कोई m1, ये द्रव्यमान m2 और ये द्रव्यमान m3।
और यहाँ पर कोई द्रव्यमान रखा है एम नॉट, और ये सब इस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, सब इस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, सब इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्या है सब की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा ना, ये किसी भी एक नेट दिशा में जाएगा, अरे जाएगा, और यहाँ पर बल का क्या आएगा, नेट आएगा, अरे आएगा, बल आपको पता है सदिश राशि होती है, कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो इसका सदिश योग करके अपन क्या निकालेंगे, इसका नेट निकालेंगे कि कितना बल लग रहा है और कौन सी दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट बल आ जाएगा। अच्छा, क्या ये m1 भी इस m0 को अपनी ओर खींचेगा, है ना, ये m2 भी इस m0 को अपनी ओर खींचेगा, और m3 भी m0 को अपनी ओर खींचेगा। क्या ये तीनों ही द्रव्यमान अपने को इस m0 को अपनी ओर खींच रहे, और ये m0 तीनों को अपनी ओर खींचेगा, अरे खींचेगा। इस m0 पर f m0 पर 3 के कारण भी लग रहा है, अरे लग रहा है, f m0 पर 2 के कारण भी लग रहा है, और f m0 पर 1 के कारण भी लग रहा है, अरे सही है। तो ये f1 f2 और f3 ये तीनों ही एक दूसरे से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि f2 के आ जाने से f1 में कोई प्रभाव पड़ जाएगा, f1 अब भी उतना ही है जितना पहले था, है ना। इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, जहां पर भी एक से ज्यादा बलों की बात आती है वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है ना। अपन यहाँ पर गुरुत्वीय बल में पढ़ेंगे, 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, है ना, चुंबकीय बल में पढ़ेंगे, तो सारी जगह पर अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर एक से ज्यादा बल लगाने वाले पार्टिकल मौजूद हो, कण मौजूद हो, तो उन सबका जो बल आता है वो सबका सदिश योग के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, सबके सदिश योग के बराबर। और सदिश योग करना है मतलब दिशा भी लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, दिशा भी लेनी पड़ेगी, दिशा के साथ इनका योग होगा, है ना। और किसी दूसरे बल के कारण किसी एक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पर F01 जो है ना वो इतना ही रहेगा, कितना, Gm1 m0 अपॉन ये जो R है ना, इसको R1 नाम दे देता हूँ, इसको R2 नाम दे दूँ, इसको R3 नाम दे दूँ, तो R1 स्क्वायर, है ना। चाहे यहाँ पर एक और कण आ जाए तब भी ये इतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो किसी दूसरे बल से ये वाला बल प्रभावित नहीं होता, लेकिन हाँ नेट बल प्रभावित होता है, कुल बल जो होता है ना उस पर प्रभाव पड़ता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब ये सिर्फ दोनों थे तब सिर्फ इन दोनों के बीच में बल लग रहा था, अब ये दोनों और आ गए तो ये भी बल लगाएंगे तो नेट बल जो आएगा ना उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बल था ना वो अब भी वही रहेगा, समझ में आ रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल तो बदला, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में बल अब भी वही है जितना पहले था। कितना था, F02 कितना होगा, Gm2 m0 अपॉन R2 स्क्वायर, अरे ये होगा। F03 कितना होगा, 03 का मतलब इस m0 पर 3 के कारण बल, है ना, वो निकाल रहे अपन, तो कितना हो जाएगा, Gm3 m0 अपॉन R3 का स्क्वायर, अरे क्लियर। तो ये बल अब भी उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, लेकिन हाँ एफ नेट जो आएगा, कुल बल जो आएगा, कुल बल एफ नेट जो होगा वो सबके सदिश योग के बराबर होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या है ये, थोड़े प्रश्न करेंगे आपको और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। ये बातें क्लियर है। जब भी दो से ज्यादा पार्टिकल आए, दो से ज्यादा बल आए, तो उन बलों का अपन क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। क्या करेंगे, सदिश योग। सदिश योग करके उनका नेट बल निकालेंगे और वही उसका क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा, उस पर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर। चलो एक प्रश्न करते हैं, देखना ध्यान से। कोई दो द्रव्यमान है M और M, ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझना। ये दो द्रव्यमान है, दोनों ही द्रव्यमान 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य जो बल है वो F है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। मैंने पहले से ही दे रखा है कि दो द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान है, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। ठीक है, तो कुछ द्रव्यमान ऐसे रखे हैं, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में ये x बराबर 0 है, x बराबर 2 है, x बराबर 4 है और x बराबर 6 है, और सारी वैल्यूज मीटर में दे रखी है। और यहाँ पर सब जगह स्मॉल m द्रव्यमान के कण रखे हैं। ये सब जगह m द्रव्यमान के क्या रखे हैं, कण रखे हैं।
ठीक है। तो आपको ये जो 2 मीटर पर रखा m द्रव्यमान है, इस पर नेट फोर्स निकालना है, नेट बल निकालना है। समझ में आ रहा है? पहले तो क्या, कोई भी 2 स्मॉल m द्रव्यमान के कण हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो उनके मध्य बल कितना लगता है F लगता है ना। अच्छा, ऐसे ही कण x बराबर 0, 2, 4, 6 पर m द्रव्यमान के कण रखे हैं, तो 2 मीटर पर रखे द्रव्यमान पर कुल बल निकालना है। इस 2 मीटर पर रखे द्रव्यमान पर ये भी बल लगाएगा 0 वाला, और लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, ठीक है। सबके कारण बल आएगा, अरे आएगा। उन सारे बलों का अपन क्या कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास परिणामी बल आ जाएगा। बस इतना सा करना है, ठीक है। आप कोशिश करो, तब तक मैं थ्योरेटिकल में आपको प्रश्न लिखवा देता हूँ, ठीक है। ट्राई करो। 2 समान द्रव्यमान स्मॉल m 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य F बल लगता है। यदि ऐसे ही एक समान द्रव्यमान x बराबर 0, 2, 4, 6 मीटर पर रख दिए जाए तो x बराबर 2 मीटर पर रखे द्रव्यमान पर कुल बल ज्ञात करो। चलो सारे इधर देखना है, एक बार इधर सारे देखना ध्यान से। ये जो मुझे F दे रखा है, ये कितना होगा, मैं पहले F निकाल लेता हूं। देखना, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल F जो होगा, क्या G m1 m2 अपॉन r² होगा? अरे यही होगा। इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो बल लग रहा है, ये 1 मीटर की दूरी पे रखें। m1 ये m है, m2 भी m है, तो G m1 भी m, m2 भी m, और क्या ले लिया मैंने, 1 का स्क्वायर कर दिया। अरे क्लियर? तो मेरे पास जो बल आ जाएगा वो आ जाएगा G m² और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, है ना। तो F का मान मेरे पास कितना आ गया, G m²। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इस 2 मीटर पर रखे m द्रव्यमान पर कुल बल निकालना है, ठीक है। क्या इस पर ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा? अरे सही है। तो 2 पर कौन कौन बल लगा रहा है? 2 पर 0 के कारण भी बल लग रहा है, अरे लग रहा है। और 2 पर 4 के कारण भी बल लग रहा है। और 2 पर किसके कारण लग रहा है? 6 के कारण भी बल लग रहा है। क्या सारे ही द्रव्यमान 2 को अपनी ओर खींचेंगे? अरे सही है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। तो ये 0 वाला भी 2 को इस तरफ खींचेगा, 4 वाला भी इस तरफ खींचेगा और 6 वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है। अच्छा, ये 0 वाला इस पर कितना बल लगा रहा है वो देख लेते हैं। देखना ध्यान से, F 2 पर 0 के कारण, क्लियर? कितना बल लगेगा देखना, G m1 m m2 m अपॉन r²। r दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। दूरी दी मैंने, क्या दे रखी है? दूरी। कितनी दूरी है? 2 मीटर। तो r² मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। ये जो बल आया ये G m² अपॉन कितना? 4। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो, इससे आगे देखना। अच्छा, इस बल की दिशा बताओ। इस तरफ 0 2 को अपनी ओर खींचेगा, अरे खींचेगा। अब F 2 पर 4 के कारण निकाल लेते हैं। निकाल ले, देखना ध्यान से, कितना आएगा? G m1 स्मॉल m m2 ये भी स्मॉल m अपॉन r²। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है? 2 और 4 के बीच की दूरी, अरे 2 ही होगी ना। 2 से 4 की ये दूरी 2 ही होगी, 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। और इस बल की दिशा
इस तरफ। अरे सही है। तो क्या F 2 पर 0 के कारण और 2 पर 4 के कारण दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है? अरे है, और दोनों ही आपस में बराबर है, तो क्या दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे? उतना ही उधर से खींच रहा, इतना उधर से खींच रहा, तो कहाँ जाएगा? बीच में ही रहेगा। नेट बल तो 0 हो जाना है, तो इसके कारण और इसके कारण बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अभी एक और पार्टिकल है, अरे है ये वाला, इसके कारण यहाँ पर बल आएगा। अरे आएगा, कितना आएगा देखो, निकाल लेते हैं। F 2 पर 6 के कारण कितना आएगा? G M कितना? स्मॉल m। G M कितना? स्मॉल m। ये m कितना? ये भी स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। 2 और 6 के बीच की दूरी कितनी? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। अरे सही है। ये आ गया मेरे पास F 2 पर 6 के कारण G M स्क्वायर अपॉन 16। अरे ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस तरफ वाले बल को माइनस ले लेते हैं, इस तरफ वाले बल को प्लस ले लेते हैं। ग्राफ में यही करते हैं ना, इधर वाले सारे बल माइनस के, इधर वाले सारे बल प्लस के। अच्छा सुनो ध्यान से देखना, इस तरफ वाले सारे बल माइनस के, तो F नेट जो आएगा, F नेट सदिश जो आएगा वो F 2 पर 0 के कारण सदिश प्लस F 2 पर 4 के कारण प्लस F 2 पर 6 के कारण। अरे ये आएगा, यही आएगा ना, समझ में आ रहा है? चलो देखना ध्यान से, तो F नेट जो हो जाएगा वो कितना आएगा? F 2 पर 0 के कारण कितना है? G M स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस का G M स्क्वायर अपॉन 4 प्लस F 2 पर 4 के कारण कितना है? सेम, लेकिन प्लस का G M स्क्वायर अपॉन 4 प्लस F 2 पर 6 के कारण कितना है? G M स्क्वायर अपॉन 16। अरे सही है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। और वैसे भी अपने को पता चल रहा था कि देखो बराबर दूरी पे है, बराबर द्रव्यमान है, तो बराबर बल से खींचेंगे तो निरस्त ही होने। अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तो F नेट मेरे पास कितना बचा? F नेट जो बचा वो बचा G M स्क्वायर अपॉन 16। अच्छा, G M स्क्वायर प्रश्न में किसके बराबर दे रखा है? देखो देखो देखो, G M स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? F के बराबर। 2 m द्रव्यमान के कण हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो बीच में बल कितना लगता है? F लगता है। तो क्या G M स्क्वायर को F लिख दूं? अरे दे रखा है प्रश्न में, तो G M स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन? F लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास F नेट कितना आ जाएगा? F नेट G M स्क्वायर की जगह लिख दिया F बटे कितना? 16। ये आ गया आंसर। अरे समझ में आया? आया? क्लियर? ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। एक और करोगे? चलो एक कोशिश करना, अगला प्रश्न आप कोशिश करना, देखना। अरे ये समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप, अगला करने से पहले। इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या कर दिया सर ने? अरे ये हो जाएगा, देख लो एक बार, कुछ भी डाउट हो। ऐसे प्रश्न बहुत करने अपने को 12वीं कक्षा में, ठीक है? ये गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर और 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर 4th वाला चैप्टर, ये सारे सिमिलर है ना? अपन साथ साथ पढ़े तब भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये 3 चैप्टर लगभग एक जैसे होते हैं, आधे आधे पोर्शंस तो एक जैसे हैं सब में। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ये सदिश सुना सुना लग रहा है? कुछ कहीं तो सुना था, क्या होता है ये? लग रहा है क्या? ऐसा हो कोई जिसको लग रहा? बोल दो, मैं पढ़ा दूंगा सदिश। लग रहा है? अभी उतार रहे हैं, भाग जाएगा कहीं ये। उतार ले उतार ले, घर जाके टाइम नहीं मिलता ना। देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हो? जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। दिख रहा है 60 डिग्री का? एक कोना तीखा हो गया थोड़ा, चलेगा कोई ना। प्रत्येक कोने पर m द्रव्यमान रखा है। कितना द्रव्यमान रखा है? प्रत्येक कोने पर m द्रव्यमान रखा है, ठीक है? एक समबाहु त्रिभुज है और भुजा की लंबाई प्रत्येक की स्मॉल a है, ठीक है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक द्रव्यमान पे, प्रत्येक कोने पर m द्रव्यमान रखा है और भुजा की लंबाई कितनी है? a है,
ठीक है, समबाहु कहते ही आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का, ठीक है। और भुजाएं सारी समान होगी, अगर एक भुजा भी दे देता तब भी आप समझ जाते कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, तो तीनों के मान ए ही होंगे। क्लियर है ना। चलो, ये समबाहु त्रिभुज, तीन कोने, तीनों कोने पे स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। तो कोई भी एक कोने पर, मान लो ये कोना या ये कोना, किसी भी एक कोने पर परिणामी बल निकालना है। किसी एक कोने पर एफ नेट निकालना है, ठीक है। कोशिश करो कितना ध्यान से। माना ये कोना है वो जहां पर अपने को बल निकालना है, ठीक है। इस कोने पर, इस द्रव्यमान पर, इस द्रव्यमान के कारण बल लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा? F बराबर जी m1 कितना, m, m2 कितना, वो भी m अपॉन क्या, आर स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है, a के बराबर है ना, तो a स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये तो सबने कर लिया होगा। अच्छा, ये देखो, ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान पे बल लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, अपनी तरफ खींचते हैं ना, ये तो उल्टा उल्टा क्यों करवा रहे मेरे से। ये इस तरफ खींचेगा, है ना, कोई ना, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। ये वैल्यू तो लिख देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते, देखना। ये इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना बल से खींचेगा, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी, a स्क्वायर। क्या ये F और ये F दोनों समान दिख रहे हैं? और दिख रहे हैं, तो इस द्रव्यमान को ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, और दोनों खींचने वाले द्रव्यमान आपस में बराबर है। अरे ठीक है, दोनों ही समान बल से खींच रहे हैं, है ना, समान बल से खींच रहे हैं, और दोनों ही बलों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के बीच का कोण 60 डिग्री होता है ना। तो दो बल लग रहे हैं, ये भी F और ये भी F, और कितने डिग्री पे लग रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो इनका परिणामी बल निकालना है, यही तो करना है। क्या निकालना है? परिणामी बल। देखो कैसे निकालते हैं। परिणामी बल निकालने के लिए क्या करते हैं, सदिश का वो फॉर्मूला आपको पता हो तो, सदिश में पढ़ा था अपनों ने, है ना, रिजल्टेंट बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़ा था ना। यहाँ पर लगाते हैं, रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, यही होता है। f1 की जगह f1 रख दो, दोनों ही f1 और f2 f ही है, अरे है ना, रख देते हैं वैल्यू। तो f बराबर आ जाएगा, f नेट, f का परिमाण आ जाएगा रूट में f1 कितना, f का स्क्वायर प्लस f2 भी f का स्क्वायर प्लस 2f1 f है, f2 भी f है, और cos थीटा कितना, 60 डिग्री। इतनी बातें क्लियर। चलो इससे आगे देखो, देखना ध्यान से। f का परिमाण जो आएगा वो आएगा रूट में f1 स्क्वायर, ये f स्क्वायर प्लस 2f1 f इंटू एफ कितना हो जाएगा, f स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये हो गई 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, f स्क्वायर और f स्क्वायर, कितने f स्क्वायर हो गए, 3f स्क्वायर, अरे हो गए। तो यहाँ से f का परिमाण जो आएगा वो आएगा रूट में कितना, 3f स्क्वायर, f स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, अरे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, f बन जाएगा, क्या बचा रूट में 3। अब f की वैल्यू भी रख दो, f की वैल्यू कितनी है, gm स्क्वायर अपॉन a, यहाँ रख दी वैल्यू, f की वैल्यू gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और क्या आया रूट 3। क्या इतना ही बल लगेगा? अरे समझ में आया? क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे, चलो सच में हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछो कोई भी। अच्छा ऐसा ही करो, एक काम करते हैं, इसी प्रश्न में सेम प्रश्न यही है, प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि यहाँ केंद्र में मैंने एक द्रव्यमान रख दिया जिसका मान है, कुछ भी नाम ले लो, जी नहीं देता हूं, आप वो जी समझ जाओगे, m0 ले लो, ठीक है। कहां पर रखा है? केंद्र में।
इस केंद्र में रखे द्रव्यमान पर इन तीनों के कारण कुल बल निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न लिख लो। अगला प्रश्न, उपरोक्त प्रश्न में यदि समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर m0 द्रव्यमान रख दिया जाए, तो m0 पर परिणामी बल ज्ञात करो। ये प्रश्न यहां पर m द्रव्यमान है, यहां पर भी कितना द्रव्यमान है और यहां पर भी कितना है। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि अगर समबाहु त्रिभुज हो, आयत हो, कुछ भी हो, केंद्र पर अगर कोई भी बल पूछे तो 0 आता है, लेकिन कैसे आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर द्रव्यमान कितना रखा है अपनों ने, m0, और यहां पर अपने को क्या निकालना है, बल निकालना है। इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, 0 लगता है, कैसे लगता है देखना। इस पर ये इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, ये भी इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा, और ये भी इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा। अरे सही है, तो ये जो बल लगने वाला है F बराबर कितना लगेगा, m0 अपॉन r स्क्वायर, और ये r कितनी होती है, a/√3। अरे इतनी है, तो a/√3 का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और √3 का 3 हो गया, 3 ऊपर आ गया। अरे ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई डाउट इसमें? क्या हो रहा है? यमराज तो नहीं आ गए? है क्या हुआ? पाप कर दिया तूने, चल मेरे साथ चल। चलो इधर 3gm m0 अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, ये भी a/√3 है, और ये भी कितनी है, क्या ये सारे ही बल समान लगेंगे, क्योंकि द्रव्यमान समान है। यहाँ पर भी m0, यहाँ पर भी m0, तो यहाँ पर भी F जो आएगा वो आएगा 3gm m0 अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना आएगा, 3gm m0 अपॉन a स्क्वायर, है ना। ये सारे F बल लग रहे हैं, इन सबको मैंने F मान लिया। अरे ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये कोई m0 द्रव्यमान है, इसको 3 बल ऐसे खींच रहे हैं, ये F बल से खींच रहा है, ये इधर भी F बल से खींच रहा है, और इधर भी F बल से खींच रहा है। ठीक है, और F की वैल्यू कितनी है, 3gm m0 अपॉन a स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है? अरे बोलो, इन तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अरे होगा, ये इससे 120 डिग्री पर, ये इससे 120 डिग्री पर, ये इससे 120 डिग्री पर। अरे ठीक है, अपने पास जो परिणामी निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 बलों के लिए है ना, तो अपन क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 बल को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उनका जो नेट आएगा और एक जो बचेगा उसका नेट निकाल लेंगे, यही करते हैं। देखा, इन दोनों को सोल्व करता हूं, जैसे ये F है और ये F है, और कोण कितना बीच में, 120 डिग्री। अरे ठीक है, F और F 120 डिग्री पे रखे हैं, तो F नेट कितना आएगा, F नेट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos 120 की वैल्यू कितनी, -1/। इतनी बातें क्लियर। ये 2 से 1/2 गया, ये माइनस का F स्क्वायर और प्लस का F स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अरे हो गए, ये -1 का गुणा होना, तो ये माइनस का F स्क्वायर और ये प्लस का F स्क्वायर, बचा के F नेट बराबर सिर्फ F स्क्वायर रूट में। अरे सही है, F स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो F नेट कितना आ गया, F आ गया। अरे सही है, और इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अरे आएगा, इधर से भी 60 डिग्री पर, इधर से भी 60 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर आना है। कितना आया, F आया। क्या ये F और ये F एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पे है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या सारे ही बल आपस में कैंसिल हो गए? अरे हो गए, इन दोनों का तो परिणामी ये आ गया।
और सही है, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर एफ नेट कितना आना है, एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। अगर ऐसे यहाँ पर आयत होता, क्या होता, वर्ग होता या आयत होता, ऐसे ये वर्ग ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एम नोट द्रव्यमान रखा है, चारों कोनों पे कितने द्रव्यमान रखे हैं, एम द्रव्यमान रखा है, ये एम, ये भी एम, ये भी एम और ये भी एम। और पूछे केंद्र पर नेट बल निकालो, तो यहाँ पर ये भी इसको खींचता, ये भी इसको खींचता, ये भी इसको खींचता और ये भी इसको खींचता, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, नेट कितना, 0 आ जाता। अरे सही है, यहीं पर अगर षटभुज होता है ऐसे, केंद्र पर पूछता, सारी दूरियां बराबर, सारे द्रव्यमान अगर बराबर है, तो यहाँ पर भी एफ नेट कितना आता। क्या बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है, क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया, कैसे लगाते हैं, अरे आया, हाँ। तो कैसे 0 आता है, वो बातें क्लियर है, अरे क्लियर, ठीक है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पे समान द्रव्यमान रखे हैं और केंद्र पर गुरुत्वीय बल निकालना पूछे तो कितना आता है, 0 आता है। अगर इसकी जगह विद्युत बल भी पूछता है, यहाँ पे आवेश रख देता और पूछता कि विद्युत बल निकालो, वो भी कितना आता, 0 ही आता। अरे ठीक है, हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, आपने वो गेम खेला है ऐसे यूं हाथ पकड़ के यूं लड़कियां घूमती है दो, खेला है क्या बोलते हैं उसको, हाँ फुंदी, ठीक है। अपनी भाषा में पता नहीं और किसी की भाषा में कुछ बोलते हो, ठीक है। ऐसे हाथ पकड़ के यूं घूमते हैं, ठीक है। दोनों एक सर्कल में घूमती है ना, वृत्त की परिधि पे घूमती है, यही होता है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, दो द्रव्यमान है, ठीक है, ये दो द्रव्यमान है, ये भी m है और ये भी m है, दो एक समान द्रव्यमान है और दोनों के बीच में बल लग रहा है गुरुत्वीय बल। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ये दोनों ऐसे सर्कल पर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे वृत्ताकार गति कर रहे हैं। ये भी ऐसे द्रव्यमान ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे पूरे, समझ रहे हो ना, और समझ रहे हो। और जैसे लड़कियां घूमती है ना, वैसे ही ये दोनों भी घूम रहे हैं। ये लड़कियां देखो, ये दोनों ऐसे यूं घूमती 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 ऐसे आगे, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, ये ऐसे घूम रहे हैं। ये इनका केंद्र है, केंद्र से ये दूरी कितनी मान ली, r मान ली, ठीक है। तो कोई भी दो m द्रव्यमान के कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं। कितनी त्रिज्या, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं, तो इनकी चाल निकालनी, क्या निकालनी है, चाल, ठीक है। प्रश्न लिख देते हैं, दो एक समान कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घूम रहे हैं, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। सॉरी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या ने चाल पूछी। तो कण की चाल ज्ञात करो। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। आपको पता हो कि कहीं पर भी वृत्तीय गति अगर हो रही हो, कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति पर, वहां पर एक बल जरूर लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, अरे लगता है। और अभिकेंद्रीय बल अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ढालू सड़क पर घूम रहा है तो घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। अगर रस्सी को ऐसे घुमा रहे हैं तो वहां पर तनाव बल काम करेगा अभिकेंद्रीय बल के रूप में। अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वहां पर जो स्थिर विद्युत बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल देगा।
अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में कार्य करेगा? अभिकेंद्री रूप में कार्य करेगा। अरे सही है। और अभिकेंद्री बल, यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। अरे करवा रहा है। इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F ग्रेविटी बराबर कितना आ जाएगा? G, ये M और ये भी M अपॉन R स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? ये R और ये R, 2R। अरे सही है। दोनों के बीच की दूरी 2R, तो 2R का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4R स्क्वायर। अरे सही है। Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और R की जगह 2R रखा, 4R स्क्वायर आ गया। अरे सही है। क्या यही अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य करेगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा Fg, वही Fc के रूप में कार्य करेगा, अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य करेगा, अभिकेंद्री बल के रूप में। और अभिकेंद्री बल कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। अरे होता है, कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? अरे होंगे। तो यहाँ से Gm अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये m से एक m चला गया, एक r से एक r चला गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या बचा? Gm/4r, यही बचा। यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? रूट में Gm/4r। ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2। v बराबर, यहाँ से देखना ये 4 का रूट हो गया, बाहर आ गया, कितना आ गया? 2, और अंदर क्या बचा? Gm/r। ये क्या आ गई? इस कण की चाल आ गई। अरे समझ में आया? ऐसे हो जाएंगे, बोलो। ऐसे अपन अगर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही तो उसकी चाल भी निकाल सकते हैं। कैसे? सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर किसके कर दो? mv स्क्वायर अपॉन r के कर दो। ठीक है, एक द्रव्यमान तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। किसका द्रव्यमान होता है ये? mv स्क्वायर अपॉन r में ये जो m होता है किसका होता है? जो घूम रहा है। घूम कौन रहा है? पृथ्वी घूम रही है, जो कण घूम रहा है उसका द्रव्यमान ले लो। ठीक है, ऐसे अपन किसी की भी चाल निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह छोड़े और उपग्रह की चाल पूछ ले तो उपग्रह की चाल भी ऐसे ही निकालेंगे अपन। दूरी ले लेंगे बीच की, है ना? mv स्क्वायर अपन r के बराबर कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, जैसे अपन उपग्रह छोड़ते हैं ना, तो उपग्रह ऐसे कोई भी अगर ग्रेविटी के प्रभाव में बाहर छोड़ दिया जाए तो वो घूमता रहता है। अगर कक्षा में छोड़ दिया जाए तो क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो उसकी चाल ऐसे ही निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चाल आती। क्या इतनी बातें क्लियर? बोलो, ये सारे ही प्रश्न आपको समझ में आए? अरे आए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझते हैं। देखना ध्यान से। जैसे आपने देखा हो कि एक जो चुंबक होती है, चुंबक के चारों ओर अगर अपन लोहे के कणों को लाए या किसी अन्य चुंबक को लाए तो वो उनको आकर्षित करती है या अन्य चुंबक को प्रतिकर्षित करती है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में लाने पर ही वो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चुंबक पड़ी है और वहां दूर कोई एक और चुंबक रख दो तो वो उसको खींच लेगी, ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो किसी भी चुंबक हो, आवेश हो या कोई भी द्रव्यमान हो, ठीक है, चुंबक, आवेश या द्रव्यमान, इनके चारों ओर एक एरिया होता है जिसमें अगर अन्य कोई कण आता है, उनके समान कण आता है तो वो उस पर बल लगाते हैं। उसी को अपन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र। ठीक है, जैसे ये जो रूम है, इसमें ये मेरा एरिया है, इसमें कोई भी आएगा मेरे से पूछ के आएगा, मैं चाहूँ तो उसको बिठाऊं, चाहूँ तो भगा दूं, और यही होगा, मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बाहर कहीं जाके कोई बैठा हो, मैं उसको उठाऊं तो सही है ना, उसको थोड़ी उठा सकते। हर जगह, हर क्षेत्र, किसी न किसी का क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा द्रव्यमान लाते हैं तो उस पर बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वीय बल लगता है। उस क्षेत्र को अपन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं या गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई द्रव्यमान लाए तो वो क्या अनुभव करेगा? बल अनुभव करेगा। उसको अपन क्या कहेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे ये कोई भी द्रव्यमान है, m द्रव्यमान, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में अगर मैं कोई भी अन्य द्रव्यमान लेकर आऊंगा, माना एम नोट लेके आया, तो इस एम नोट पर बल लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण का। इस एरिया को, ये एरिया जिसमें लाने पर वो एम नोट पर बल लगा रहा है, उस एरिया को क्या कहेंगे अपन? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ऐसे अगर चुंबक होता, क्या होता? चुंबक, और अन्य चुंबक पास में लाते और उसके चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाते, वो उस पर क्या लगाता? बल लगाता, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कह देते अपन। क्या कह देते? चुंबकीय क्षेत्र। ये होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है? तो किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान बल अनुभव करे, क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? परिभाषा लिख ले। क्या लिखेंगे? किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान बल अनुभव करे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। अरे क्लियर? क्या हो गया? चलो, ये बातें समझ में आई? अरे बोलो। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्रव्यमान के चारों तरफ का वो भाग जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान क्या अनुभव करे? बल अनुभव करे। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे ही आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ऐसे चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान बल अनुभव करे, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। समझ में आ रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है? अरे क्लियर है? चलो, आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र तो 10वीं क्लास में पढ़ा है ना। चुंबक के पास में चुंबक लाते हैं तो चिपका लेती है या भगा देती है ना। तो वो जो क्षेत्र होता है ना जिसमें लाने पे वो बल अनुभव करने लगती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे द्रव्यमान के चारों तरफ भी क्षेत्र होता है। ठीक है? द्रव्यमान के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान लाएंगे तो वो बल अनुभव करेगा, है ना। फोर्स लगेगा इस पर, ये इस पर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? ये F बराबर जी एम नोट अपॉन आर स्क्वायर, इतना बल लगाएगा। इतना ही लगाएगा ना। गुरुत्वीय बल का मात्रक क्या होगा? अरे न्यूटन ही होगा। बल कोई सा भी हो, मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन। गुरुत्वीय बल हो, चुंबकीय बल हो, विद्युत बल हो, स्प्रिंग बल हो, कोई सा भी बल हो, हमेशा मात्रक क्या रहेंगे? न्यूटन ही रहेगा। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, एक और है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? अगर इस द्रव्यमान को मैं एकांक कर दूं, कितना कर दूं? एकांक। तो इस एकांक द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उसको अपन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस द्रव्यमान पर लगने वाला बल। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आ रही बात समझ में? लिख ले इस बात को। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी एकांक द्रव्यमान पर कोई भी बल लग रहा है उसको क्या कह देंगे अपन? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। तो जैसे ये द्रव्यमान है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र में इस द्रव्यमान को लाए है, इस पे बल लगा रहा है ना। तो इस पर जो बल लगेगा, इस एकांक द्रव्यमान पे लगने वाले बल को क्या कह देंगे अपन? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो E g बराबर क्या हो जाएगा? F बाई एम नोट। और F कितना आया था? जी एम नोट अपॉन आर स्क्वायर। और एम नोट का क्या दिया है मैंने? भाग। तो एम नोट से एम नोट कैंसिल। तो यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आई? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ये F बाई एम थी, है ना। E g बराबर क्या था? F बाई एम। F का मात्रक क्या? न्यूटन। और M का मात्रक क्या? किलोग्राम। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन अपॉन किलोग्राम। क्या बातें क्लियर है? बोलो।
चलो आज के लिए इतना ही रखें। अरे हाँ, इससे आगे अपन गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। यही गुरुत्वीय त्वरण होता है लगभग, तीव्रता को ही त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर त्वरण में परिवर्तन होता है ऊंचाई पे जाने पे, गहराई पे जाने पे, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, थोड़े से केपलर के नियम पढ़ने हैं।